देने वाले से संवाद स्थापित करके उसके विचारों से अवगत होता है और उन्हीं के विचारों को लोगों के सामने रखता है। इसलिए संवाद शैली को साक्षात्कार का प्राण तत्व माना जाता है। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 6 के बारे में देखें। प्रश्न संख्या 6 है कि साहित्य, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार का क्या महत्व है। कि साहित्य, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार का क्या महत्व है। तो ये हमने प्रश्न देखा। इसके बाद में हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में किसी रचनाकार के व्यक्तित्व व कृतित्व को समझने के लिए साक्षात्कार एक प्रामाणिक माध्यम है। साहित्य के क्षेत्र में किसी रचनाकार के व्यक्तित्व व कृतित्व को समझने के लिए साक्षात्कार एक प्रामाणिक माध्यम है। इसी प्रकार प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता का आधार भी साक्षात्कार ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की सफलता में तकनीकी पक्ष का भी विशेष योगदान होता है। टीवी के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता एवं सजीवता उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में फिर प्रश्न संख्या है अगला 7। प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत देखें। प्रश्न संख्या 7 क्या है कि प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए अथवा किसी साक्षात्कार को प्रकाशित करने से पूर्व तथा बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की मुख्य बातों का उल्लेख करो अथवा किसी साक्षात्कार को प्रकाशित करने से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, किसी भी साक्षात्कार को लिखने के बाद तथा प्रकाशन से पहले निम्न कार्य करने चाहिए। पहला है, साक्षात्कार को प्रकाशित करने से पूर्व लिखित प्रारूप पर साक्षात्कारदाता की स्वीकृति लेनी चाहिए। यानी कि किसी भी साक्षात्कार को अगर प्रकाशित करना है तो उससे पूर्व लिखित प्रारूप पर साक्षात्कार देने वाले की स्वीकृति लेनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ऐसा कोई अंश प्रकाशित न किया जाना चाहिए जिससे साक्षात्कारदाता का आत्मसम्मान और उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो। तो ऐसा कोई अंश प्रकाशित न किया जाना चाहिए जिससे साक्षात्कारदाता का आत्मसम्मान और उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो। और नंबर 3 है, यदि लेखन में कहीं कोई बात या तथ्य अस्पष्ट हो तो साक्षात्कार देने वाले से
संपर्क करके उस तथ्य को स्पष्ट कर देना चाहिए। यानी कि यदि लेखन में कहीं कोई बात या तथ्य अस्पष्ट हो तो साक्षात्कार देने वाले से मिलकर के और उस तथ्य को स्पष्ट कर लेना चाहिए। इस टॉपिक का एक अंतिम प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 8। इसके बाद में इस बिंदु से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने इस लास्ट वाली इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान मीडिया में साक्षात्कार के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। यानी कि वर्तमान मीडिया के अंतर्गत साक्षात्कार के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। देखिए आजकल साक्षात्कार केवल दो व्यक्तियों के बीच का साक्षात्कार नहीं रह गया है। यानी कि हम ये कहें कि आज के समय में जो साक्षात्कार लिया जाता है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसी को ही साक्षात्कार नहीं मान सकते। आज तो साक्षात्कार के समय उपस्थित दर्शक भी प्रश्न पूछते हैं। यानी कि वर्तमान समय में साक्षात्कार के समय उपस्थित जो दर्शक गण होते हैं वे दर्शक भी प्रश्न पूछते हैं तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा दूरस्थ व्यक्तियों को लाइव लेकर उन्हें तर्क वितर्क में शामिल किया जाता है तथा टीवी पर लाइव दिखाई जाने वाली तर्क वितर्क भी साक्षात्कार का ही एक रूप होता है। इसलिए आज साक्षात्कार के नए नए तरीकों को अपनाया जा रहा है। तो इस साक्षात्कार वाले बिंदु के अंतर्गत हमने लगभग 8 प्रश्नों को देखा कि साक्षात्कार से जुड़े प्रश्न किस प्रकार से बना के यानी कि पेपर में प्रश्न पत्र में दिए जा सकते हैं। इसके बाद में हमारा चौथा जो बिंदु संवाद सेतु के अंतर्गत दिया हुआ है, चौथा बिंदु है यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र। चौथा बिंदु हमारा है पत्रकारिता के विविध क्षेत्र। सबसे पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जान लें, शब्दावलियों के बारे में हम जान लें ताकि हमें उन शब्दों के बारे में बाद में हमें उनके अर्थ को समझने में कठिनाइयों महसूस न हो। देखिए सबसे पहले है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसे कहते हैं प्रौद्योगिकी कि विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधाओं से विभिन्न तकनीकी जनित वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, इस इत्यादि, तो उसे ही प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यानी कि प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में कहा जाता है तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा से विभिन्न तकनीकी जनित वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आदि है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द हमने पढ़ रखा है, जैसे सुन भी रखा है कि सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड क्या होता है? देखिए फिल्मों की विषय वस्तु अथवा दृश्यों की समीक्षा करने वाला विभाग ही क्या कहलाता है? सेंसर बोर्ड। यानी कि फिल्मों की विषय वस्तु तथा उस फिल्म में जो दृश्य दिखाए जाते हैं उनकी समीक्षा करने वाला विभाग कौन होता है? सेंसर बोर्ड होता है। यानी कि एक फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा ही यानी कि उसको मान्यता प्रदान की जाती है।
फिर एक अगला शब्द हमको पढ़ने को मिलता है अभियोजन। ये अभियोजन क्या होता है, अभियोजन किसे कहा जाता है? तो देखिए, अदालत की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला पक्ष अभियोजन कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब अदालत की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस अदालत की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला जो पक्ष है, यानी कि जिस पक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, वही आरोप लगाने वाला जो पक्ष होता है उसे अभियोजन कहते हैं। एक शब्द काम में लिया जाता है अभियुक्त। देखिए कि कानूनी भाषा में अभियुक्त को आरोपी कहा जाता है, यानी कि कानूनी भाषा के अंतर्गत वह व्यक्ति जो यानी कि आरोपी कहलाता है उसे ही अभियुक्त कहा जाता है। तो पत्रकारिता के विविध क्षेत्र के अंतर्गत हमने लगभग 4 शब्दों के बारे में हमने पढ़ा कि प्रौद्योगिकी क्या है, सेंसर बोर्ड क्या होता है, अभियोजन क्या है और अभियुक्त क्या होता है। तो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने पढ़ा कि विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधाओं से विभिन्न तकनीकी जनित वस्तुओं का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी या तकनीकी या टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उनके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, इस प्रकार से। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि सेंसर बोर्ड क्या है, क्या सेंसर बोर्ड का क्या कार्य होता है। तो फिल्मों की विषय वस्तु अथवा दृश्यों की समीक्षा करने वाला जो विभाग होता है वही यानी कि क्या कहलाता है, सेंसर बोर्ड कहलाता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि अभियोजन क्या होता है। तो अदालत की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला पक्ष ही अभियोजन कहलाता है। फिर चौथा प्रश्न है अभियुक्त, कि कानूनी भाषा में अभियुक्त को आरोपी कहा जाता है, यानी कि जो आरोपी व्यक्ति होता है उसे ही यानी कि कानूनी भाषा में यानी कि अभियुक्त कहा जाता है। इसके बाद में इस बिंदु से जुड़ा हुआ हम आज कल केवल एक प्रश्न का ही हम अभ्यास करेंगे। देखिए प्रश्न, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्या है कि पत्रकारिता के विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं और किसी एक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न आ सकता है कि पत्रकारिता के विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं, किसी एक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए, वर्तमान समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने लगी है कि आज का जो समय है उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी उल्लेखनीय वृद्धि होने लगी है। क्यों? पत्रकारिता के माध्यम से हमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। पत्रकारिता के माध्यम से हमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती है। पत्रकारिता के विविध क्षेत्र निम्न अनुसार हो सकते हैं। तो पत्रकारिता के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।